to my channel. If you are new to this channel, please hit that bell icon and subscribe to this channel so that you will never miss an update from the videos. Here I teach you audio accountancy so that you can study conveniently. So हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कर रखा था, और जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर था उसमें हम ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं. उसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में हमने पिछले हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट्स उसके आ चुके हैं, और आज ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लास्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपको एक लास्ट वाला टॉपिक रह गया है, एडजस्टमेंट करनी होती है, जहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल की पुराने पार्टनर के रेशियोज़ में वो और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, और कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ अटैच करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो आपको उनको सॉल्यूशन करना है उनका, और नेक्स्ट डे, इस वीडियो के नेक्स्ट डे मैं वो आंसर्स या तो कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूंगी, या फिर आप लोग मुझे अपने जो आंसर्स होंगे, फाइनल आंसर्स होंगे, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट अगर जिसका भी जो आंसर सही होगा तो मैं उसको वहाँ पर डाल दूँगी, या फिर हमारा जो भी एडमिशन के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आंसर्स मेंशन कर दूँगी. तो चलिए अब एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने एडमिशन में अभी तक क्या पढ़ लिया. मैंने आपको पढ़ाया था कि एडमिशन कैसे होता है, एक पार्टनर का एक पार्टनरशिप डीड जो बनती है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और वो कैसे बनती है. फिर हमने पढ़ा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो क्या होता है, उनकी कुछ हमने 4-5 कंडीशंस पढ़ी थी. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एडमिशन चैप्टर में 3 चीज़ें कवर होती हैं, दैट इज़ गुडविल ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड रिजर्व्स, एंड तीसरी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमने गुडविल के ट्रीटमेंट की कंडीशंस पढ़ी थी कुछ 7 और 8. फिर उसके बाद हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस पढ़े, जहाँ मैंने आपको समझाया था कि वर्कमैन कंपनसेशन और रिजर्व्स जो जितने भी होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते हैं, उन सबका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं. और रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको उसका फॉर्मेट बता दिया था, और ये भी बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं. तो ये सब चीज़ हमारी हो गई है, और अब मैंने आपको हिडन कैपिटल भी करा दिया, हिडन गुडविल भी करा दिया. तो आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट है. बस एक आपका जो लास्ट टॉपिक है वो रहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओल्ड पार्टनर्स इन प्रपोर्शन टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो देखिए ये जो टॉपिक है ये क्या कहता है, बस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. ये करने के बाद मैं आपको सारा थ्योरी पार्ट कराऊंगी. तो देखिए ये चीज़ क्या कहती है हमारी, इसमें ये होता है कि जैसे जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है ना पहले से ही बिजनेस के अंदर, हमें उसका एडजस्टमेंट करना है नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग. यानी कि जो भी हमारा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, मान लीजिए जो सी हमारा एडमिट हो रहा था, अब जो भी वो कैपिटल ला रहा है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने लोगों की कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे. वो कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपली हम वही कल तक हिडन कैपिटल हिडन गुडविल में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, एक लास्ट में बैलेंस सीडी निकाल रहे थे. तो जो वो हमारा बैलेंस सीडी आएगा, अब वो हमारे पास हमारी एक्चुअल कैपिटल है, यानी कि जो आज हमारे पास है. तो अब हमारे पास वो तीनों की कैपिटल है. ये चलिए आप एक बार वीडियो में देखिए, मैं आपको देख कर समझाती हूँ. देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये बैलेंस सीडी है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ए बी सी तीनों की कैपिटल है. तो वो हम देखिए अब हम इसको निकालेंगे कैसे. ये रहा इसका वर्किंग नोट कि जो आपकी टोटल कैपिटल है फर्म की, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो हम उसको क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे. और जो सी है वो हमारा आया है 1/5 शेयर के लिए, और मान लीजिए वो अपनी 30,000 रुपये कैपिटल लेके आया, तो पूरी फर्म की कैपिटल यानी एक्स यहाँ से क्या निकल गई, 1.5 लाख. हिडन कैपिटल में और हिडन गुडविल में हमारा जो एक्स निकल रहा था उसको हम क्या मान रहे थे कि वो हमारी मार्केट वैल्यू है. तो जो हमारी मार्केट वैल्यू है कैपिटल की वो क्या है, 1.5 लाख रुपए. अब यहाँ से हमने न्यू शेयर तो इसका हम ऑब्वियसली निकाल ही लेंगे जो भी हमारा होगा. तो न्यू शेयर निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे कि ए की नई कैपिटल कितनी होगी. फोकस, सॉरी कैमरा इज नॉट फोकसिंग, यस इट्स परफेक्ट नाउ. ए इज न्यू कैपिटल, तो ए की सॉरी यस, एक्स की जो कैपिटल होगी वो अब कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1.5 लाख, यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी है अब 1,50,000. तो अब इन तीनों की नई कैपिटल क्या होगी, सी के कैपिटल के बेस पे अब तीनों की नई कैपिटल क्या होगी उनके नए शेयर के अकॉर्डिंग. तो देखिए ए की नई कैपिटल कितनी हुई, 1,50,000 इंटू में 12/25, दैट इज़ उसका जो न्यू शेयर है उसके अकॉर्डिंग उसकी कितनी आ गई, 72,000. ऐसे ही हम बी की निकालेंगे और ऐसे ही हम सी की निकालेंगे. 1,50,000 इंटू में उसका नया शेयर कितना आया था, 5/25 यानी कि 30,000. तो देखिए
बहुत सिंपल था, जैसे हमने हिडन कैपिटल का एक मेथड था, हिडन गुडविल का एक मेथड था, ऐसे ही इसका एक मेथड था। और ध्यान रखिएगा आप जब भी इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एक प्रॉपर साफ वर्किंग नोट बनाना है और उस वर्किंग नोट का आपको रेफरेंस भी देना होता है जहाँ पर भी आप उन वैल्यूज़ को पुट कर रहे होते हैं। तो देखिए हमने इसमें क्या किया, सिंपली जो हमारे एक्चुअल बैलेंसेस निकल रहे थे, बैलेंस शीट ही था, हमने उनके वो तो निकल ही रहा था, तो हमने इसका वर्किंग नोट कैसे बनाया कि पिछले बार की तरह ही हमने जो टोटल कैपिटल थी फर्म की वो एक्स लेट कर ली, और सी कितने शेयर के लिए आया था, 1/5 शेयर के लिए आया था, देन एक्स इंटू 1/5 इज इक्वल टू, मान लीजिए वो 30,000 कैपिटल लाया, तो क्या इक्वेशन बन गई, x इंटू 1/5 इज इक्वल टू 30,000 एंड x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1,50,000, दैट इज द मार्केट वैल्यू। अब आपके पास, अब आप क्वेश्चन में तीनों का नया शेयर तो निकालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न्यू ए बी और सी का, तो जो भी उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें ये 1,50,000 को हम बांट देंगे, तो वहाँ से इन तीनों की नई कैपिटल आ जाएगी, दैट इज अब उनकी कैपिटल एडजस्ट हो गई। तो अब हम इस कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कैसे करेंगे, ये देखिए ऐसे करेंगे कि अब जो इनकी नई कैपिटल्स आई हैं ना, वो अब हमारा नया बैलेंस सीडी बन जाएगा, बैलेंस सीडी को तो हम नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस बीडी बना के, और अब जो ये कैपिटल्स आई हैं एक्चुअल ये हमारी टू बैलेंस सीडी बन जाएंगी, क्योंकि कैपिटल्स तो हमारी वही होती है ना एक्चुअल जो हमारा बैलेंस होता है। तो अब ये नई कैपिटल भी इसका टू बैलेंस सीडी बन जाएंगी, और बैलेंस बीडी और सीडी में जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा कैश या बैंक से पास होगा कि अब हमारे पार्टनर्स को इतना पैसा लाना है या इतना पैसा ले जाना है। देखिए आप एक बार इसकी प्रेजेंटेशन देखिए कि हमने क्या किया, यहाँ से बैलेंस सीडी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस बीडी, और हमारी जितनी भी तीनों की नई कैपिटल आई थी वो यहाँ लिख दी, और जो भी बैलेंस होगा, अगर बैलेंस यहाँ का होगा तो बाय कैश लिखेंगे, यहाँ का होगा तो टू कैश लिखेंगे। तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो चलिए एक बार, तो हम इस वीडियो में एक चीज़ भूल गए कि मैंने आपको बोला था कि हम अकाउंटेंसी की जितनी भी वीडियोस करेंगे उसमें हमें सबसे पहले जो हमारी अकाउंट्स का एक पिलर है जिस पे पूरा अकाउंट्स टिका है वो है गोल्डन रूल। तो हमें एक बार वो रिकॉल करना होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। बोलिए एक बार मेरे साथ। इन रियल हेड इट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, and in personal head it's debit the receiver, credit the giver, and in what is that, sorry, nominal head debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. yes, चलिए अब मैं आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस इसके करा देती हूँ, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। चलिए अब हम कुछ थ्योरी क्वेश्चंस कवर करते हैं। सिंपली बस मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उनके आंसर्स बताऊंगी, और आपको वो सोचना है, एक मॉरल थिंकिंग के क्वेश्चन है एडमिशन चैप्टर से ही रिलेटेड। तो व्हाट इज़ मेंट बाय एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि मतलब एडमिशन होता क्या है, एक पार्टनर का एडमिशन का मतलब क्या है। तो एडमिशन के पार्टनर का मतलब यही है कि एक नया बंदा हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहा है, यही है ना एडमिशन का मतलब। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि यानी कि कोई भी एक नया बंदा है वो हमारी फर्म को ज्वाइन कर रहा है। तो व्हाट इज़ इट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स ज्वाइनिंग द फर्म बाय अ पर्सन एज अ पार्टनर। एक इंसान हमारी फर्म को ज्वाइन करता है एज एन पार्टनर। अच्छा, आप कोई भी मुझे एक पर्पस बताइए कि हम जो नया पार्टनर है उसको फर्म में क्यों लेकर आते हैं। हम किसी भी नए पार्टनर को फर्म में इसलिए लेके आते हैं क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ वो कैपिटल लेके आता है, तो हमें उस एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है अपने फर्म में, इसीलिए हम उस नए पार्टनर को लेके आते हैं। या फिर हमें कुछ स्किल्स की रिक्वायर होती है, तो जब एक नया बंदा हमारे पास पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ स्किल्स होंगी, तो हमारे बिजनेस में वो स्किल्स ऐड ऑन होंगी ना, जिससे हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंशन होगा। तो ये रीजंस होते हैं कि हम किस लिए एक नए पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट करते हैं। एक ये चीज़ हुई। एक ये भी चीज़ है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हम नए पार्टनर को कब एडमिट कर सकते हैं अपनी फर्म में। व्हेन कैन अ न्यू पार्टनर बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में तभी एंटर करता है जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो एक नया पार्टनर कब आ सकता है, जब बाकी सारे पार्टनर्स की उसमें कंसेंट हो। एक ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट ये है कि जब एक नया पार्टनर है वो एडमिशन हो जाता है, उसका वो फर्म में आ जाता है, तो उस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑन द फर्म। एक नए पार्टनर का फर्म में आने के बाद क्या इफेक्ट होता है,
उसका नए पार्टनर का फर्म में आने के बाद ये इफेक्ट होता है कि जो पार्टनर्स के रिलेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जो हमारी पार्टनरशिप है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वो दोबारा बनाई जाती है, उसका रीएडमिशन होता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड वगैरह सब कुछ चेंज होता है। तो यानी कि इसमें क्या आंसर हो सकता है आपका कि द इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑन द फर्म इज दैट देयर इज अ चेंज इन द रिलेशंस ऑफ द पार्टनर एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस। यस, तो आपका क्या इफेक्ट होता है नए पार्टनर के आने पे कि जो आपका फर्म है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और पार्टनर्स के रिलेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो अब एक और चीज़ बताइए कि जो नया पार्टनर आता है फर्म में उसकी पोजीशन क्या होती है। उसकी पोजीशन ये होती है कि वो किसी भी डेट्स के लिए लाइबल नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए अब वो तो आज आया है, आज के बाद जो भी डेट होंगे वो उनके लिए लाइबल होगा, लेकिन कल तक उन्होंने जितना भी उधार लिया, जितने लोगों से भी उन्होंने उधार लिया, या जितने भी उनके क्रेडिटर हैं, जितने भी वो डेटर हैं, उनके लिए वो क्यों लाइबल होगा, क्योंकि उधार तो उन्होंने लिया ना, उनके उधार के पैसे वो थोड़ी ना चुकाएगा। तो फिर वो क्या होता है, ही इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी डेब्ट्स ऑफ द फर्म दैट इज़ इनकर्ड बिफोर हिज एडमिशन, क्योंकि आज उसका एडमिशन हुआ है तो आज के बाद मेरे जितने भी उधार होंगे उनमें तो मैं सब में पार्टनर हूँ, लेकिन जो कल तक की डेट में मेरे जितने भी उधार हुए थे उनमें मैं पार्टनर नहीं हूँ। और वो कोई भी ऐसे एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जो कल तक पुराने पार्टनर्स ने किए हैं। अगर उन्होंने कोई भी गलती या कुछ भी कोई भी मिसबिहेवियर या कुछ भी किया है, कोई भी ऐसा एक्ट किया है, तो उनके लिए भी वो लाइबल नहीं होता। तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसकी पोजीशन ये होती है कि ही इज़ नॉट लाइबल to pay any debts of the firm that is incurred before his admission, or he is not liable for any acts of the old partners. yes, और एक आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो नया पार्टनर आता है हमारी फर्म के अंदर उसके दो मेन राइट्स कौन से होते हैं। एक तो उसका ये राइट होता है, अब देखिए अब हमारा सबसे बड़ा किसी भी बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। तो उसके दो राइट होते हैं कि एक तो उसका प्रॉफिट्स में शेयर है, राइट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और दूसरा उसका एसेट्स में शेयर है जिसके हम रिवैल्यूएशन भी करते हैं। तो उसका क्या होगा, राइट्स इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो यही दो राइट्स होते हैं एक नए पार्टनर के। और जो एक नया पार्टनर है वो फर्म में कैसे आता है, एक जो नया पार्टनर है वो एग्रीमेंट के ज़रिए आता है, जो कि किसके बीच होता है, नए पार्टनर और पुराने पार्टनर्स के बीच। तो एक नया पार्टनर कैसे फर्म के अंदर आ सकता है, एक नया पार्टनर एक एग्रीमेंट के थ्रू ही आ सकता है, जो कि किस में होता है, नए पार्टनर और पुराने पार्टनर के बीच में। अब एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी इनकमिंग पार्टनर है तो क्या जो उसके एडमिशन से पहले जितने भी डेब्ट्स हुए हैं वो उनके लिए लाइबल है, नहीं, क्योंकि वो अपने एडमिशन के बाद लाइबल होता है, पहले लाइबल नहीं होता। तो यही चीज़ें होती हैं। तो एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आज अगर आप किसी फर्म में एज अ पार्टनर जा रहे हैं और वहाँ पर पहले से ही जो आपके पहले दो पार्टनर हैं उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो उस लोन के लिए कौन लाइबल होगा और किस रेशो में उस लोन के लिए कौन लाइबल होगा, वही दो पार्टनर लाइबल होंगे और उनके पुराने रेशो में, दैट इज़ ओल्ड रेशो में होंगे। तो और एक ये चीज़ होती है कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो कौन सी ऐसी दो चीज़ें होती हैं जिसमें हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए हमने कहा था कि उसके राइट्स कौन सी दो चीज़ों में होते हैं, एसेट्स में, फर्म की एसेट्स में और प्रॉफिट शेयरिंग में। तो एडजस्टमेंट भी इन्हीं दो में होती है। एसेट्स के लिए क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है, और जो प्रॉफिट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम नया PSR डिटरमाइन करते हैं। PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिटरमाइन करना होता है और एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना होता है और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करना होता है। तो इन्हीं चीज़ों में एडजस्टमेंट होती है। और राइट किस चीज़ों में होते हैं नए पार्टनर के, एसेट्स ऑफ द फर्म एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अच्छा, और ये बताइए कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम नया वो निकालें, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालें इवन पुराने पार्टनर्स के लिए। जब मान लीजिए वो एक फर्म चल रही है, दो पार्टनर हैं, उनका इक्वल रेशो है, लेकिन जब नया पार्टनर आता है तो क्या ज़रूरत है कि हम पुराने वाले पार्टनर्स का भी नया रेशो निकालते हैं, तीनों का इकट्ठे नया रेशो निकालते हैं। वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है पुराने पार्टनर से। तो जब वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा किसी से तो उसके पास तो कम हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन करते थे तो हम वहाँ पे टॉफ़ी वाला एग्जांपल लेते थे कि आप और आपके दोस्त हैं और एक और बंदा आ गया, जब आपने उसको अपने पास से एक टॉफ़ी दे दी तो आपके पास से तो टॉफ़ीज़ की अमाउंट कम हो गई ना। पहले आप दोनों के पास 3-3 थी, अब आपने एक उसको दे दी तो अब आपके पास 2-2 हुई, अब कम हुई आपके पास टॉफ़ी। तो यही चीज़ पार्टनरशिप में होती है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है ना तो फिर वो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे लेता है
अपना प्रॉफिट, तो जब वो प्रॉफिट देते हैं पार्टनर्स तो उनका जो शेयर है प्रॉफिट्स में वो कम हो जाता है। इसीलिए जब नया पार्टनर आता है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए हम नया जो PSR है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर बताइए अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो फिर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स का? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। मीन्स जो आप उनका ओल्ड रेशो था वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया होता। अब एक क्वेश्चन है कि ये भी तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में मींस आपके क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम्स में ये भी आ जाए कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। और वैसे भी हम इस चैप्टर को कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो वो रेशो होता है जिसमें जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करने के लिए अग्री हो जाते हैं। किसके फेवर में? नए पार्टनर के फेवर में। सेक्रीफाइसिंग रेशो देखिए, नाम देखिए, इसी से पता चल रहा है। सेक्रीफाइसिंग मीन्स किसी के फेवर में अपनी चीज़ को सेक्रीफाइस करना, रेशो मीन्स उस चीज़ का रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुआ? वो रेशो जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं अपना प्रॉफिट का शेयर अग्री करते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए नए पार्टनर के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड माइनस न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना क्यों होता है? वो इसीलिए करना होता है क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता है ना तो वो एक जो वैल्यू होती है गुडविल की वो होती है। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो हमें वो जो भी हमारे पुराने पार्टनर होते हैं उसको वो लेते हैं। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, एडमिशन हम थे क्वेश्चन पे कि जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। वो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारा नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आता है तो हमें वो अपने जो पार्टनर्स होते हैं पुराने उनको देनी होती है। तो हम उनको किस रेशो में दें? हम उनको सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल बांटते हैं। तो इसीलिए हमें उस गुडविल के वैल्यूएशन को पुराने पार्टनर्स को देने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब मान लीजिए आपसे एक चीज़ पूछूं कि एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26 गुडविल के केस में। तो आपके कभी भी एग्जाम्स में ये भी आ सकता है कि स्टेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 इन रिलेशन टू गुडविल के रिलेशन में AS 26 क्या है? AS 26 मैंने आपको जब चैप्टर करते वक्त तो बताया था ना कि हमारी गुडविल 2 तरह की होती है, परचेज्ड गुडविल और एक वो गुडविल जो कि नया पार्टनर लेके आता है। तो AS 26 में यही लिखा गया है कि जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में तभी दिखाई जाएगी ओनली इफ़ इट इज़ परचेज्ड गुडविल। तो AS 26 में क्या लिखा हुआ है गुडविल के बारे में कि जो हमारी गुडविल है वो बैलेंस शीट में तभी दिखाई जाएगी अगर वो परचेज्ड गुडविल है। तो जो इफ़ेक्ट होता है गुडविल का इन AS 26 जब हम गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है? वो इफ़ेक्ट ये होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हम परचेज गुडविल को कभी भी अपनी बुक्स में रेज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वही इफ़ेक्ट दिखाया हुआ है कि जो हमारी परचेज गुडविल होती है हम उसको रेज नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। अब हमें बताइए कि हम गुडविल का इतना ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्यों करते हैं इसका ट्रीटमेंट? हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत ये है कि जब भी जो हमारा नया पार्टनर है वो एडमिट होता है ना तो फिर वो कुछ राइट लेता है प्रॉफिट्स में, मतलब कि जितने भी फ्यूचर प्रॉफिट होंगे अब उसमें उसका शेयर होता है। तो फिर वो एक तरह से क्या करता है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं ना उनको कॉम्पनसेट करता है गुडविल देकर। क्यों? इसीलिए हमें गुडविल की ज़रूरत होती है। वो उनको कॉम्पनसेट इसीलिए करता है क्योंकि आज तक जितना भी बिजनेस खड़ा करा है वो पुराने 2 पार्टनर्स ने करा है। तो अब जब नया पार्टनर आएगा तो उनको कुछ तो देना चाहिए ना ताकि उनका आज तक का कॉम्पनसेशन हो। तो इसलिए वो गुडविल लेकर आता है और उन दोनों में बांटता है। वो भी तो हमें क्या ज़रूरत होती है गुडविल की? जो नया पार्टनर लेके आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की या उस गुडविल के ट्रीटमेंट की। क्योंकि जो नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो फिर वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में कुछ शेयर लेता है। तो इसीलिए वो जितने भी पुराने पार्टनर्स होते हैं उनको उस गुडविल के ज़रिए जो वो लेके आता है उनको कॉम्पनसेट करता है। तो इसीलिए हमें गुडविल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको पता ही है क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं? अपनी जो एसेट्स हैं उनको रिवैल्यू करने के लिए और लायबिलिटीज़ को रीअसेसमेंट करने के लिए, जो भी हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का उसके अंदर।
और रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, आप ये ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या भी बोल सकते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बताइए, चल हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है, क्यों करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकें। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कौन सा होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। देखिए जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉसेस पता लगते हैं। और रियल, पर्सनल, नॉमिनल में से जो प्रॉफिट्स या लॉसेस है उनके बारे में बात कौन करता है, नॉमिनल अकाउंट होता है ना। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। गेन्स मीन्स होते हैं प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉसेज के बारे में कौन बात करता है, नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। देखिए जो एसेट्स हैं वो क्यों रिवैल्यू होते हैं एडमिशन के टाइम पे, एसेट्स हमारे एडमिशन के टाइम पे इसलिए रिवैल्यू होते हैं क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन करने पे एसेट्स का अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस है जो कि ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, नए पार्टनर से नहीं, क्योंकि अब तक जितनी भी एसेट थी वो बिजनेस में वो उन्होंने लगाई थी, जो भी हमारे पुराने पार्टनर्स थे, तो फिर उनको न्यू पार्टनर क्यों देगा, चाहे ना तो न्यू पार्टनर उनका प्रॉफिट ले सकता है उन एसेट्स का, ना ही उनका जो लॉसेज है वो न्यू पार्टनर बेयर करेगा। तो कौन उन सब चीज़ों को बेयर करेगा, पुराने पार्टनर्स। तो हमें यही देखना होता है कि जब आज हमारा न्यू पार्टनर आ गया, आज तक की हमारी वैल्यू में कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। अगर हमारा कोई प्रॉफिट हुआ है तो पुराने पार्टनर शेयर करेंगे, अगर हमारा कोई लॉसेज हो रहा है तो फिर बेयर भी कौन करेंगे, पुराने पार्टनर्स ही। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इस चीज़ की बात खत्म होती है। चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो सिर्फ पुराने पार्टनर ही क्यों बांटते हैं, नए पार्टनर क्यों नहीं बांटते। वो इसीलिए क्योंकि वो जो प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो उसके एडमिशन से पहले से बिलोंग करते हैं, बाद से बिलोंग नहीं करते। अगर बाद में होंगे एडमिशन के तब तो उनमें वो भी उतना ही साझेदार होगा, उतना ही पार्टनर होगा। अब एक ये भी चीज़ आती है कि जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो पार्टनरशिप डिज़ोल्व होती है या पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताओ कि जब पार्टनर एडमिशन होता है उसका, तो हमारी पार्टनरशिप ख़त्म होती है या पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होती है। तो इसका आंसर क्या है कि हमारी पार्टनरशिप ख़त्म होती है। क्योंकि देखिए जब कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो एक नया एग्रीमेंट बनता है, तो यानी कि जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म, एक नया एग्रीमेंट बना। और उस नए एग्रीमेंट के बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नई पार्टनरशिप फ्रेम हो रही है, पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म नहीं होती, हमारी पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म होती है। तो इसका रीज़न क्या होगा कि जब भी जो एक फर्म है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो भी हमारी मान लीजिए फर्म होती है पुरानी, उसमें एक एग्रीमेंट बना होता है, जब वो एक एंड पे आ जाता है ना और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से हमारी जो पुरानी पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है कि पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए, अब एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो कौन डिसाइड करता है कि हम कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कौन डिसाइड करता है, पुराने पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। यस, पुराने पार्टनर्स ही ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो चलिए, मैंने आपको वैसे जितनी भी इसकी मोस्ट ऑफ थ्योरी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको खुद से क्या करना है कि इसके क्वेश्चंस आपको जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जितने भी मैंने आपको आज ये थ्योरी क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको कराए हैं ना, इनका मैं एक PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेना और एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम्स में कुछ केस स्टडीज़ आ जाती हैं जहाँ पे हमें कुछ ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है। तो मैं ये थ्योरी क्वेश्चन वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जैसा मैंने कहा था आपसे इस वीडियो में कि मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डालूँगी कि जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आंसर्स के साथ ही डाल दूँगी, उनके आंसर्स उसमें मेंशन करके, या फिर मैं ऐसा करूँगी कि सिर्फ क्वेश्चंस डाल दूँगी कुछ, और जो भी उनके सॉल्यूशंस होंगे पूरे फुल फ्लेज सॉल्यूशंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये हमारी जो भी एडमिशन चैप्टर था ये उसका लास्ट पार्ट था, यहाँ हमारा एडमिशन चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे पिंग कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है s_writings4। यस, तो आप मुझे वहाँ पे कर सकते हैं मैसेज, अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई और ऐसा चैप्टर हो जो आपको लगे कि मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँ।
सो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आती रहूँगी। एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हैप्पी स्टडिंग and please like, share, subscribe and comment, and thank you for watching. Thank you so much.